हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अभी तक काफी सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि हमने पढ़ लिया था बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स। ठीक है। फिर हमने बात की कि एडिशन कंपाउंड क्या है, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड का क्या है क्लासिफिकेशन, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर एडिशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में सॉरी डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हमने बात की। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, या हम सिंपली कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड। दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने लिगेंड्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। ठीक है, यानी कि कितने बॉन्ड जो है लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से बनाएगा, वो क्या हो जाएगी उसकी डेंसिटी, यानी कि एक लिगेंड कितने बनाता है। तो उसमें भी हमने अलग अलग लिगेंड पढ़े, मोनोडेंटेट, बायडेंटेट, पॉलीडेंटेट। तो कुछ और लिगेंड के बारे में हमने बात की, जैसे एम्बीडेंटेट लिगेंड, किलेटिंग लिगेंड, ठीक है, फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड। तो ये कुछ लीगेंड्स थे जो हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे। फिर हमने इसके बाद बात की नोमेनक्लेचर के बारे में, कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स थे जो हमने पढ़ा, कि पहले कैटायनिक स्पेयर का नाम, देन एनायनिक स्पेयर का नाम। पहले हमें कैटायनिक स्पेयर में पहले लीगेंड का नाम लिखना है, देन मेटल का नाम लिखना है। लीगेंड के नाम में भी ये होगा कि अगर लीगेंड कैटायनिक या न्यूट्रल स्पेयर में, तो कोई चेंज नहीं आएगा नाम में। मेटल के नाम में, सॉरी, लीगेंड में भी हमने पढ़ा कि लीगेंड के नोमेनक्लेचर तो हमने पढ़ ही लिया था। फिर हमने मेटल की बात की कि मेटल अगर कैटायनिक स्पेयर में है या न्यूट्रल स्पेयर में है तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो हमारा मेटल है अगर वो एनायनिक स्पेयर में है तो उसके नाम के आगे एट लग जाएगा, जैसे निकल है तो निकलेट, या जिंक है तो जिंकेट, इस तरीके से। फिर जब भी हम मेटल का नाम लिखेंगे उसके बाद हम ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे। जब भी हम कंपाउंड, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो वो सिंगल वर्ड में होगा, यानी कि बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, ना ही कोई कैपिटल लेटर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चन हमने सॉल्व अपने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे, कुछ आपको होमवर्क भी दिया गया था तो आपने कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आज हमें स्टार्ट करना है वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी क्या है ये हम समझेंगे। हमें यहाँ पर अलग अलग थ्योरीज के बारे में बात करनी है, वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो एल्फ्रेड वर्नर, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ, इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, कौन है, एल्फ्रेड वर्नर। स्विस केमिस्ट से पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इन्होंने एक थ्योरी दी जिस थ्योरी का नाम ही वर्नर थ्योरी था। ठीक है, क्योंकि वर्नर ने दी है तो वर्नर थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन became famous as a coordination theory of complex compound which is also known as Werner's theory। तो ये पहली थ्योरी थी जो फेमस भी हुई और सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन थी। ये पहला ऐसा सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन था जो फेमस भी हुआ, किसका, कोऑर्डिनेशन थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ठीक है, अभी वर्नर्स की थ्योरी थी क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपने देख लिया है, चलिए। तो वर्नर्स थ्योरी क्या कहती है, द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, तो वर्नर्स थ्योरी क्या कहती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है, इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। तो ये थ्योरी कहती थी कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, कहती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, वो दो तरह की वैलेंसीज को एग्जिबिट करता है। कौन सी, एक होती है प्राइमरी वैलेंसीज, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसीज। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया, पहला पोस्टुलेट, ये दो तरह की वैलेंसीज एग्जिबिट करती है। पहला है प्राइमरी वैलेंसीज, दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसीज। अब डिफरेंस देख लेते हैं कि प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती है। चलिए बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसीज की। प्राइमरी वैलेंसीज है आयनाइजेबल, ठीक है, आयनाइजेबल है, एंड कॉरस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन।
ठीक। प्राइमरी वैलेंसी अप्लाई इक्वली वेल टू सिंपल सॉल्ट एंड टू कॉम्प्लेक्सेस एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसीज है ये अप्लाई होती है इक्वली, किसमें, सिंपल सॉल्ट में भी और टू द कॉम्प्लेक्सेस में भी, सिंपल सॉल्ट में भी और कॉम्प्लेक्सेस में भी अप्लाई होती है। दूसरी चीज ये है कि इसको सेटिस्फाई किया जाता है नेगेटिव आयन से। किससे सेटिस्फाई किया जाता है? नेगेटिव आयन से। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, और इन्हें डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर जैसे हम देख पा रहे हैं डॉटेड लाइन से कौन सा किया गया है, आप देख सकते हैं ध्यान से। कॉम्प्लेक्स कुछ कुछ कैसा है आप समझ गए हैं। डॉटेड लाइन से देखो Cl को जो है रिप्रेजेंट किया गया है डॉटेड लाइन से, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा क्या है? नेगेटिवली लिगेंड्स है। तीसरा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और चौथा क्या है कि ये आयनाइजेबल है। जो हमने यहाँ पर पढ़ा उस सभी को हमने ऐसे छोटे छोटे 4 पॉइंट्स में यहाँ पर लिख लिया। ठीक है। चलिए, तो ये आयनाइजेबल है, सेटिस्फाई होते हैं नेगेटिव आयन से। फिर दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। चौथा है रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए। जैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते थे तो बाहर से जो क्या है, बाहर से जो हम कह सकते हैं कि जैसे हमने बाहर से लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन पेयर जो उसके बाहर से जो है, तो उसी से हम ऑक्सीडेशन नंबर इजीली फाइंड कर लेते थे। ठीक है। तो वही यहाँ पर है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? चलिए, तो ये बात हो गई प्राइमरी वैलेंसी। तो पहला पॉस्टुलेट हमें समझ में आ गया है। पहले पॉस्टुलेट में हमने बात की कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब एग्जिबिट करते हैं दो तरह की वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंड पॉस्टुलेट में हमने प्राइमरी वैलेंसीज के बारे में बात की, इसके क्या क्या हम कह सकते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी के। अब आप ध्यान से देख सकते हैं प्राइमरी वैलेंसीज कौन कौन सी है। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए ना, फिर सेकेंडरी वैलेंसीज की बात करते हैं। चलिए, तो प्राइमरी वैलेंसी जैसे कि हमने बात की, प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? आयनाइजेबल होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि ये सेटिस्फाई होती है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड से, या हम कहें नेगेटिव आयन से, सेटिस्फाई किया जाता है नेगेटिव आयन से। ठीक है। डॉटेड लाइन से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसीज की, तो सेकेंडरी वैलेंसीज इसके अपोजिट होंगी। जैसे ये ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो सेंट्रल मेटल एटम में कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये नेगेटिव लीगेंड से ये क्या हो जाती है, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो जाती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो किसी से भी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है। ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं उन्हें किससे किया जाता है? सॉलिड लाइन से किया जाता है रिप्रेजेंट। ये आयनाइजेबल है तो वो कैसी है? नॉन आयनाइजेबल है। क्लियर है? तो वो है कौन सी? ये NH3 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। फिर ये किसी से भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही चाहिए, नेगेटिव आयन ही चाहिए सेटिस्फैक्शन इसके लिए। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसीज की बात करते हैं। Secondary valencies correspond to the valencies that are metal atom ion towards the neutral molecules और negative ion in the formation of its complex, complex के formation में। ठीक है। Secondary valencies are directional, ये एक important point ये भी कि ये directional होती है। And so a complex has a particular shape, इसीलिए complex का क्या होता है? एक particular shape होता है। The number of arrangement of ligand in space determines the stoichiometry of a complex। तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड इन अ स्पेस, स्पेस में लीगेंड का जो अरेंजमेंट होता है वही क्या डिटरमाइन करता है? इसकी स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है ये नॉन आयनाइजेबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा एक बार हमने पढ़ा था कि इसे सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि नेगेटिव आयन ही चाहिए, कैन बी सेटिस्फाइड बाय एनी आयन। ओके, क्लियर है? चलिए, तो ये बात हो गई हमारे सेकेंडरी वैलेंसी की।
हम चाहें तो एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें प्राइमरी वैलेंसीज अलग और सेकेंडरी वैलेंसीज को एक तरह से डिफरेंस उनके बीच का लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक चार्ट से हम जब रिलेट करके पढ़ेंगे तो इजीली हमें याद हो जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि सॉलिड लाइन से इन्हें रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यह सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन से किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? प्राइमरी वैलेंस। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये है नॉन आयनाइजेबल, responsible for coordination number, represented by solid lines। चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात कर ली है प्राइमरी वैलेंसीज की और सेकेंडरी वैलेंसीज की। आगे बढ़ते हैं। द पोस्टुलेट ऑफ वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी वर एक्चुअली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस रादर देन थ्योरेटिक। तो ये एक्सपेरिमेंट एविडेंसेस पर ज्यादा बेस्ड है, ठीक है, थ्योरी पे कम है। ऑल्दो वर्नर थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द बॉन्डिंग फीचर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग फीचर को भी क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। जो कॉम्प्लेक्सेस में जो बॉन्डिंग फीचर है उसको भी ये एक्सप्लेन करती है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब ड्रॉबैक्स क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इट डजंट एक्सप्लेन व्हाई सर्टेन एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है पहला ड्रॉबैक ये है, इट डजंट एक्सप्लेन व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट, यानी कि ये इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि केवल कुछ ही एलिमेंट, कुछ सर्टेन एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं, सारे ही क्यों फॉर्म नहीं करते, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई द बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो बॉन्ड है उनके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्यों है। ठीक है, ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एंड द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कॉम्प्लेक्स का कलर, मैग्नेटिक या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हालांकि हम जानते हैं जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये कलर्ड होते हैं। ठीक है, कौन कलर्ड होते हैं कौन नहीं होते हैं, कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं कौन नहीं करते हैं, तो इसे ये बता नहीं पाए कि कौन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, या जो कलर शो करते हैं, इसे ये थ्योरी बता नहीं पाई। तो यही बन गया इसके ड्रॉबैक। तो पहला ड्रॉबैक एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों जो है कुछ ही एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं। दूसरी चीज ये एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों एलिमेंट के पास जो बॉन्ड है वो उनके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है। तीसरी चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इनके पास जो है कलर है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, या हम कहें कि मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, इसे भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसे हमने आगे एक्सप्लेन किया। आगे हमने और जो थ्योरीज आई वहां पर हमें देखने को मिली ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वहां पर हम देखेंगे इन कॉम्प्लेक्सेस के हाइब्रिडाइजेशन, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए, ये ड्रॉबैक्स और एक और पोस्टुलेट हमने यहाँ पर देखा और ड्रॉबैक्स नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ऑन हीटिंग विद HCl एट 373 केल्विन, हम HCl के साथ इसे हीट करते हैं एट 373 केल्विन, कोबाल्ट एमाइन डजंट इवॉल्व NH3। तो ये NH3 इवॉल्व नहीं करते। प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ CO इज 3 एंड सेकेंडरी इज 6। CO की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो है 3 और जो सेकेंडरी है वो है 6। ऑल द कंपाउंड डिफर इन देयर रिएक्टिविटी, सारे कंपाउंड रिएक्टिविटी में डिफर करते हैं। जैसे देखो, पहली रिएक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 क्लोराइड आयन है। दूसरी रिएक्शन हम देखें तो 2 है, नेक्स्ट 1 है, और चौथी रिएक्शन अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी क्लोराइड आयन नहीं हमें दिख रहा है। क्लियर है? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस था जो हम देख लेते हैं। ये रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, जबकि ये रेस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। यहाँ पर क्या है, आयनाइजेबल पेयर है, यहाँ पर क्या है, नॉन आयनाइजेबल। यहाँ पर क्या है, ये सेटिस्फाई हो जाते हैं नेगेटिवली चार्ज लिगेंड से, जबकि ये किसी से भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, एनी चार्ज अराउंड देम। ठीक है, सेटिस्फाइड बाय एनी चार्ज या न्यूट्रल, किसी भी लिगेंड से। इन्हें डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन्हें सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये डायरेक्शनल है, ये नॉन डायरेक्शनल है। ये स्ट्रक्चर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते, जबकि ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं
फॉर द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के लिए सेकेंडरी वैलेंसी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने देखा भी है जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं सेकेंडरी वैलेंसी इसमें लिखी जाती है, प्राइमरी नहीं। इसीलिए प्राइमरी क्या है, रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है, किसके लिए कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं करते हैं, किसमें, स्ट्रक्चर में। क्लियर है? चलिए, तो ये आप नोट कीजिए। इसके साथ साथ जो हमने यहाँ पर ये रिएक्शंस देखी, यही रिएक्शंस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे जब Cl3 है तो देखो कैसे 3 डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 है तो 2 डॉटेड लाइन से। क्लियर? चलिए, यहाँ पर 1 है तो 1 डॉटेड लाइन से हम बना ही लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज के बीच में डिफरेंस है जो आपको नोट कर लेना है। चलिए, ये होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड। अच्छा, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम पहले पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड के बारे में, वीबीटी के बारे में, देन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, लिनियस पॉलिंग 1931 में दी थी द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, satisfactorily explain structure and magnetic properties of large number of coordination compound। तो बहुत सारे coordination compound की जो स्ट्रक्चर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, वो यहाँ पर satisfactorily एक्सप्लेन की गई थी, ठीक है, जो कि हमने देखा कि वर्नर थ्योरी में कंपाउंड का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, कलर है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, ये एक्सप्लेन नहीं की गई। इसके सेलेंट फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सेंट्रल मेटल एटम हैज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल फॉर अकोमोडेटिंग द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। तो इनके पास क्या होता है, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू, और जो नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ द मेटल आयन फॉर द पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, किसी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए। वेकेंट ऑर्बिटल कौन से, sp,d,f, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो बराबर है किसके, कोऑर्डिनेशन नंबर के। नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, इसको, इस पैराग्राफ को हमने एक लाइन में केवल समझ लिया है कि वेकेंट ऑर्बिटल किसके बराबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है, किसमें, वीबीटी में। क्या काम आती है वीबीटी, स्ट्रक्चर, ऑप्टिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सब यहाँ पर जो है ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई। क्लियर है? चलिए, तो पहला सेलेंट फीचर हमने देख लिया है कि वेकेंट ऑर्बिटल्स किसके बराबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, नोट कीजिए। चलिए, नेक्स्ट फीचर है द वेकेंट ऑर्बिटल्स गोज हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है ये क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं तो 4 क्या बनाएंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल किसके बराबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर के, यानी कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट है ईच लिगेंड हैज एट लीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हर लिगेंड के पास एटलीस्ट एक पेयर होगी ऑर्बिटल, सॉरी, ईच लिगेंड हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल, तो हर लिगेंड के पास एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसके पास क्या होगी, लोन पेयर होगी। अगला है वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फिल्ड विद लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये जो वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये किससे फिल होंगे, विद लिगेंड, लिगेंड से फिल होंगे, क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर ये बनाएंगे, जो कि हमें पता है ना, लिगेंड ही तो बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इफ द ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल इज ग्रेटर। और अगर ओवरलैपिंग ग्रेटर है तो जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये कुछ सैलेंट फीचर्स हैं वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। अब आगे आने वाले सेशन में हम इसे और डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और इन फीचर्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।